नमस्कार दोस्तों। तो तुगलक वंश के इस दूसरे अध्याय में आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक की 1351 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। एक दौर था जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत तक पूरे साम्राज्य पर दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य स्थापित हुआ करता था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक की शासकीय नीति जैसी भी रही थी, वहां पर एक बात की तो गारंटी हम ले सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत भागा दौड़ी करी। जब वो उत्तर में सिंहासन दिल्ली पर था तो बहुत टाइम तक परेशान रहा। दक्षिण के साम्राज्य को संभालने के लिए दक्षिण में राजधानी बनाई, फिर उत्तर में आया। इतनी सारी भागदौड़ होने के बावजूद उसे बेवकूफ तो कहा गया, परंतु फिर भी उसने इतने बड़े भारत पर अपने साम्राज्य को स्थापित रखा। ऐसा माना जाता था कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। इसी कड़ी में एक अन्य शासक जो उसका चचेरा भाई था, फिरोज शाह तुगलक, सिंहासन पर बैठता है। बाकायदा अगर हम बहलोल लोदी को छोड़ दें तो इस दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शासकों में फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का साम्राज्य उतना बड़ा नहीं रहा जितना कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जीता गया था, वहां से आप देखिए 1336 में विजयनगर साम्राज्य अलग हो चुका था और उसी के साथ उसके 11 वर्ष बाद 1347 आते आते बहमनी साम्राज्य भी अलग स्थापित हो गया था। तो यही से एक हिस्सा दक्षिण भारत का दिल्ली सल्तनत से जा चुका था। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक सिंहासन पर आया तो इतना बड़ा साम्राज्य उसके पास नहीं था और ना ही फिरोज शाह तुगलक को कोई बेहतरीन सैन्य व्यवस्था वाला कहा जाता है। कई युद्धों में वो पराजित हुआ। बंगाल की अगर हम बात करें, जिस बंगाल पर कब्जा करने के लिए दिल्ली सल्तनत को बहुत ज्यादा जद्दोजहद झेलनी पड़ी थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय के बाद यह आया था कब्जे में। फिरोज शाह तुगलक के समय आते ही इसमें 2 विद्रोह हुए और 2 विद्रोह होते ही बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। ध्यान से सुनते जाइएगा, बंगाल दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। तो कुल मिलाकर अब दिल्ली सल्तनत इतनी ज्यादा नहीं रही। फिरोज शाह तुगलक के पास फिर भी इतना बड़ा साम्राज्य तो था, इतना ज्यादा योग्य सैन्य ताकत वाला उसको नहीं माना जाता, बल्कि वो एक साधारण ही था जो ज्यादा काबिलियत जिसके अंदर नहीं थी। फिर भी उसने इस इतने बड़े शासन पर ही 37 साल अपने साम्राज्य को स्थापित करके तुगलक वंश की नींव को आगे बढ़ाया। अगर हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में पहली बार नहरों के बारे में कार्य किया। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों से सिंचाई के कार्य को बहुत अत्यधिक बढ़ा दिया। आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा, दीवान एक कोही नाम का एक कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई नीतियों का पालन किया गया। हालांकि जो नीतियां अभी तक अलाउद्दीन खिलजी ने मांस नोचने वाली और बहुत ही निर्दयी सजा देने के प्रावधान थे, फिरोज शाह तुगलक इस मामले में थोड़ा अलग था। उसने वो सारी कठोर नीतियों को अंत कर दिया, उनका खत्म कर दिया और जो कठिन सजाएं उस दौर में मिला करती थी उनको फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त कर दिया। फिरोज शाह तुगलक के समय में कुलीनों का विद्रोह होना स्वाभाविक था। अभी तक आप देखते आ रहे हैं कुलीनों का विद्रोह। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के समय में देख लिया जाए तो उसके अतिरिक्त अन्य शासकों के समय में कुलीनों का प्रभाव बना रहा। इस प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या कार्य किया? फिरोज शाह तुगलक ने यह घोषणा कर दी कि जो इक्तेदार हैं उनके पुत्र ही अब इक्तेदार होंगे। यदि उनका कोई पुत्र नहीं है तो गुलाम इक्तेदार हो जाएंगे, उनके दास। आप दासों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर उसने इक्तेदारी व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया। अपने राज्य के बचाव के लिए कुलीनों को खुश करने के लिए यह प्रयास किया गया। यह प्रयास यहीं तक नहीं रुका। इन प्रयासों के अतिरिक्त सैनिकों के मामले में भी यही किया गया। सैनिकों को भी माल गुजारी दे दी गई, एक क्षेत्र दे दिया गया और कह दिया गया कि यहां से आने वाले राजस्व पर आपका पूर्ण अधिकार है। अपनी सेना को बचाने के लिए मैंने कहा ये इतना योग्य, इतना दमदार नहीं दिखता। यहां तक कि सैनिकों को भी इसने वंशानुगत कर दिया कि यदि कोई सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके उपरांत उसका पुत्र ही उस पोस्ट को संभालेगा। यदि वहां पर पुत्र अवेलेबल नहीं है तो उसका कोई दास या गुलाम को यह जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो मित्रों, इस तरह से एक शासन चला फिरोज शाह तुगलक का। अब फिरोज शाह तुगलक की नीति आप जान चुके हैं कि इतना ज्यादा निर्दयी टाइप का ये नहीं है। अपने शासन को चलाने के लिए कुलीनों को संरक्षण देना और अमीर अन्य लोगों को संरक्षण देना यहां पर एक प्रवृत्ति सा बन गया है ताकि कोई ज्यादा विद्रोह ना करे। इसका सुखद परिणाम भी रहा कि फिरोज शाह तुगलक के समय में वो विद्रोह जो आप देख रहे थे, बलबन के समय में, इल्तुतमिश के समय में,
या फिर गयासुद्दीन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उस तरह के विद्रोह फिरोज शाह तुगलक को नहीं देखने पड़े, बशर्ते शासन उसका इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं रहा। परंतु फिर भी जैसे शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी को शासन मिला था, उतना शासन तो फिरोज शाह तुगलक के पास बना रहा। ठीक, अच्छा, इसको फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर और दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर क्यों कहा जाता है। इसने कई सामाजिक कार्य किए, जिसने एक प्रमुख था दारुल सफा। दारुल सफा का नाम हॉस्पिटल से आप जोड़ सकते हैं, मतलब हकीम इलाज के लिए फ्री सेवा जारी कर दी। यहां तक कि ये मुस्लिम महिलाओं को दहेज भी फ्री में दिया करता था, दहेज में मदद किया करता था मुस्लिम पुत्रियों की शादी में, जिस वजह से इसके इन सामाजिक कार्यों की बदौलत ही इसको क्या कहा गया, इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। दूसरा सवाल, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। ठीक, अच्छा, इसके समय में गुलामों की संख्या बहुत अधिक होगी। कैसे? ये जिन क्षेत्रों को जीतते थे, उन क्षेत्रों के काबिल राजकुमारों को और उन क्षेत्रों के जो भी नवयुवक थे, उन लोगों को ये दास बना देते थे और दास बनाकर उनकी योग्यता के आधार पर हस्तशिल्प का काम या अन्य कामों में उनको व्यस्त रखते थे, उनकी सेवाएं ली जाती थी। ऐसे लोगों को दास कहा जाता था। लेकिन इन दासों को जब ऊंचे पदों पर बिठाया जाता था अपने भरोसे में लेकर, तो देखेंगे आप कि फिरोज शाह तुगलक के अंतिम समय में, यानी कि 1388 में यही दास भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, परंतु फिर भी ऐसा माना जाता है कि इसने उन दासों के साथ भेदभाव नहीं किया, बल्कि उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से पद दिए। ध्यान से बातों को सुनते जाइए, जिस कारण इसके दरबार में 1,80,000 दास हो गए थे, जो उस समय पर किसी भी दिल्ली सल्तनत के राजा में सर्वाधिक था। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक गुलाम किसके पास थे, राइट आंसर इज, आप जान लीजिए, फिरोज शाह तुगलक के पास थे 1,80,000। इन दासों के लिए इसने एक और विभाग बनाया, जिस विभाग को कहा जाता है दीवान ए बंदगान। ध्यान से सुनिए आप, दीवान ए बंदगान की इसने स्थापना की। इसके कार्य में देखिए दारुल सफा, दीवान ए बंदगान। उसके अतिरिक्त इसने कई हिंदी ग्रंथों का पारसी में अनुवाद भी कराया। कुल मिलाकर ये शराब पीता था, शराब का शौकीन था, पर साथ ही साथ ये साहित्य के प्रति भी इसका प्रेम यहां पर आपको दिखता है। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया है कि इसने एकता व्यवस्था वंशानुगत करी, सैनिकों को भी इसने वंशानुगत कर दिया। इसने प्रमुख 4 शहरों को बसाया, जिसमें आप पूछे जाते हैं परीक्षा में इनकी स्थापना किसने की। हिसार जो हरियाणा में है, जौनपुर जिस रियासत के बारे में भी आप पढ़ेंगे, जो फिरोज शाह तुगलक के बाद एक अलग रियासत बन जाएगी और यहां सिमट कर इतना रह जाएगा। अभी हम उसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे। जौनपुर रियासत किसने बनाई, जौनपुर या शहर की स्थापना किसने की, तो क्रेडिट गोज टू फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और फिरोजाबाद और फिरोजपुर, फिरोज के नाम से ही आप समझ जाएंगे, फिरोजाबाद और फिरोजपुर। अच्छा, दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक के नाम पर ही फिरोज शाह कोटला का एक मैदान भी है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा उस मैदान के बारे में भी। अच्छा, अब इसको हम बात करते हैं कि अब आपने ये जान लिया कि दिल्ली सल्तनत का अकबर इसे क्यों कहा जाता है। दूसरा पक्ष, इसको दिल्ली सल्तनत का औरंगजेब क्यों कहा जाता है, इस पर भी देखते हैं। देखिए, धार्मिक रूप से कट्टर था। जितने भी शासन रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इस्लामिक मौलवियों का, काजियों का या धर्म शास्त्रियों का उसमें सीधे दखल रहा है, तभी वो शासन चला पाए हैं। अगर इस्लाम के जरा से भी उपेक्षा की गई तो विद्रोह निश्चित तौर पर हुआ है। परंतु किसी भी धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वालों को सर्वश्रेष्ठ यानी कि उनकी नीतियों के आधार पर चलने का कोई मनमानी नहीं दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने तो साफ विद्रोह किया काजियों का कि हम आपके आधार पर चलेंगे ही नहीं, हम शरीयत के नियम को तोड़ते हुए चलते हैं। परंतु यहां फिरोज शाह तुगलक इतना योग्य नहीं था। उसने इन धर्म शास्त्रियों को ऊंचे पदों पर विराजमान किया। हालांकि नीति उसने अपने स्वयं ही निर्धारित करी, कुछ कठोरता को जरूर कम किया, परंतु धर्म शास्त्रियों का दखल यहां पर लगातार बना रहा, जिस वजह से फिरोज शाह तुगलक को खुद को कट्टर इस्लामिक दिखाना पड़ा। यह शरीयत को बहुत अच्छे से मानता था। तो इसने क्या किया, ये वो पहला शासक है जिसने जजिया कर आरंभ किया। ध्यान से सुनिए, जजिया कर किसने सर्वप्रथम आरंभ किया, तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। यहीं से जजिया कर आगे बढ़ेगा। हालांकि भारत में सबसे पहले ये जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, 712 में जो आया था। अब उसके बाद जजिया कर लगाया गया।
बशर्ते ये जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया गया। बड़ी बात ये रही, ये जजिया कर ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया गया। एक बार की घटना है, एक सभा में बैठ करके कोई जजिया कर से संबंधित एक डिबेट चल रही थी, जहां पर एक ब्राह्मण ने अपने कुछ तर्क रखे जो शरीयत के कानून के खिलाफ थे। अपने तर्कों के आधार पर कुछ समझाने की कोशिश की। फिरोज शाह तुगलक को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने वहीं उसी स्थान पर उस ब्राह्मण को जिंदा जला दिया। तो ये थी इसकी कुछ कट्टरता के प्रमाण। हालांकि ये भी तथ्य है कि ये हिंदी ग्रंथों का इसने धर्म के विषय में जानने के लिए पारसी में अनुवाद भी कराया, परंतु आप ये भी जान लीजिए अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण ही इसने जजिया कर भी लगाया और जजिया कर के साथ ही इसने और क्या किया, एक ब्राह्मण को जिंदा भी जला दिया। अच्छा, दूसरी बात, इसने जो भी कार्य किए, सामाजिक कार्य किए, जो आपको दिख रहे होंगे, अब आप सोचेंगे कि इसको अकबर तो हम कह रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस तो है। अकबर के ज्यादातर कार्य सहिष्णु नीति पर थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों पर लागू होते थे। इसकी जितनी भी सुविधाएं आपको दिख रही हैं, वो ज्यादातर मुस्लिम लोगों की सुविधाओं के लिए था, धर्मशास्त्रियों को खुश करने के लिए। ये जो भी आप देख रहे हैं, दारुल सफा या मुस्लिम स्त्रियों की शादी में मदद करना, दीवाने बंदगान, तो ज्यादातर जो आप देख पा रहे हैं वो ज्यादातर किन के लिए है, वो ज्यादातर मुस्लिम लोगों के लिए है। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का अगर औरंगजेब कहे तो कोई समस्या यहां पर नहीं होगी। इसने दो और विभाग बनाए, जिस विभाग को आप पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के नाम से आप जानते हैं, उसकी स्थापना भी इसने की। जबकि बेरोजगार कार्यालय जो आप देखते हैं, बेरोजगार कार्यालय की स्थापना इसने की। हालांकि इतना योग्य नहीं है, इतना दमदार नहीं है, परंतु फिर भी इसके द्वारा किए गए कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं, उतने ज्यादा हैं कि इसके बारे में पढ़ते समय हमें बहुत सारी चीजें नोट बनाने पड़ते हैं, बैठकर नोट्स लिखने पड़ते हैं। मैं भी जब फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ता हूं तो बहुत सारी चीजों को मुझे अलग से नोट करना पड़ता है, जबकि इससे पहले वालों में तो एक सिस्टम से पढ़ लिया जाता है। तो फिलहाल फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक सटीक जानकारियां थी, और इसके अंतिम समय में वही गुलाम इतने प्रबल हो गए, इतने साथी हो गए कि उन्हें कुचलने के लिए तमाम प्रयास किए गए, परंतु 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के साथ ही विघटन शुरू हो जाता है, न सिर्फ तुगलक वंश का बल्कि दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत घटते घटते देखिए बहुत निम्न स्तर पर आ जाएगी। जब हम अगली वीडियो में सैयद डायनेस्टी के बारे में बताएंगे तो आपको बताएंगे कि सैयद वंश कितना सिकुड़ कर रह गया था। देखिए, इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद के बैठते ही एक गुलाम प्रबल हो जाते हैं। इन गुलामों को दबाने के लिए ये क्या करता है, प्रमुख गुलामों को कैद कर देता है। ठीक है, तमाम षड्यंत्र चलते हैं, वही कुलीन दबाने लग जाते हैं। भाई कुलीन भी तो वंशानुगत हो गए हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय में वो उनकी बात मानते थे, पर यह जरूरी थोड़ी ना है कि फिरोज शाह तुगलक के वंशज की भी वो हर बात माने। आप जैसे आपने इल्तुतमिश के समय में देखा था कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी बनाई थी, जो उसके इशारों पर चलती थी, परंतु आने वाले शासकों में तुर्कान ए चहलगानी किंग मेकर बन गई, उसके वंशजों का मृत्यु करने लगी। वो कुछ ऐसा ही हुआ। सुल्तान मोहम्मद 1388 में सिंहासन पर बैठा और 1394 में उसको अपदस्थ कर दिया गया, हटा दिया गया। अब अगला शासक उसी का पोता नासिरुद्दीन महमूद बैठता है। इस दौरान ही आप देखिए जौनपुर हट गया हाथ से, दिल्ली सल्तनत कितना रह गया, गुजरात भी लगभग हाथ से जा चुका है। तो दिल्ली सल्तनत किस तरह से सिकुड़ती चली गई। अब एक और बड़ी घटना घटती है जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। 1388 से 94 तक रहा सुल्तान महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का कार्यकाल था 1398 से 94 से 1412। देखिए, अब आप इस काल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है आपके जानने के लिए। नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर से आशय है मंगोलों का, यहां से जो मंगोलों के आक्रमण होते थे, मंगोलों का आक्रमण हुआ। उस समय पर ना तो नासिरुद्दीन महमूद कोई योग्य शासक था, उसके हाथ से इलाके छिनते चले गए, इतना रह गया था। ये उत्तर पश्चिम का इलाका बचा था थोड़ा बहुत। हुआ क्या, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग, जो चंगेज खां का वंशज अपने आप को बताता था, उसने पूरा उत्तर पश्चिम से आक्रमण किया और दिल्ली में वो इतने दिन रहा, लूटपाट करी उसने, ये जान बचाकर भाग गया नासिरुद्दीन महमूद। इस तरह का वो आक्रमण था कि हिंदू मुस्लिम जो भी था, मतलब उसने ये देखा कि 200 सालों से दिल्ली सल्तनत ने काफी कुछ धन एकत्रित कर लिया है। तो तैमूर लंग के उस आक्रमण से इतना ज्यादा भयावह स्थिति हो गई कि हिंदू मुस्लिम कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और जो बहुमूल्य धातुएं थी, हथियार थे, वो सारे वो लेकर चंपत हो गया। तो अब दिल्ली सल्तनत नाम मात्र की रह गई। उत्तर पश्चिम के इन क्षेत्रों पर भी कब्जा नाम मात्र का रह गया। सिकुड़ते सिकुड़ते अभी इतना हो गया और दिल्ली सल्तनत घटकर ये रह गई। तमाम अन्य राज्य अब स्वतंत्र होने लगे।
जिस दिल्ली सल्तनत पर पूरे भारत पर कब्जा हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, आप देख पा रहे हैं वो कवर होता चला गया और सैयद वंश आते आते वो लगभग खत्म होता चला गया। तो मंगोलों के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत नाम मात्र की रह गई। तुगलक वंश ने जैसे तैसे अपने कार्यकाल को जारी रखा, क्योंकि मंगोल लूटपाट करने के बाद वापस चले गए थे। इस खाली खोखले साम्राज्य को अब 1412 तक किसी भी तरह से नासिरुद्दीन महमूद ने चलाया और नासिरुद्दीन महमूद के बाद ये लगभग साम्राज्य समाप्ति की ओर बढ़ गया और 1414 आते आते भारत से तुगलक वंश पूर्णतः समाप्त हो गया। आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? 1398। उस समय किस डायनेस्टी का राज था? तुगलक वंश। शासक कौन था? ध्यान से सुनिए, नासिरुद्दीन महमूद। ये आपके लिए परीक्षा उपयोगी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो 1414 में आपने देखा तुगलक वंश खत्म हो गया और उसके बाद मंगोलों के रहमो करम पर चला भारत का पहला शिया वंश, जिसको हम बोलते हैं सैयद डायनेस्टी। इसका साम्राज्य रहा 1414 से 1451 तक। अब इस वंश के बारे में हम पढ़ेंगे अगले अध्यायों में, क्योंकि तुगलक वंश खत्म, हम हर वंश को अलग अलग करके लेके चल रहे हैं। आपको मैंने आज तुगलक वंश पूर्णतः समाप्त करा दिया। इससे पिछली एक वीडियो में आपको आधा कराया था, आधा अब। तो आप निश्चित तौर पर आपको ये बातें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इनको लिख भी रहे होंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। धन्यवाद।